नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय लिखा है तलमीज़ अहमद साहब ने, जो भारत के राजदूत रहे हैं मध्य पूर्व के कई देशों में। ये संपादकीय लिखा गया है यमन क्राइसिस पे, यमन संकट पे। तो यमन संकट के जो अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग भाग हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस खंड के लिहाज से। एक बार ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं संपादकीय का। तो शुरुआत में हालिया घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से ये संकट फिर से चर्चा में है। हालांकि ये संकट बहुत पुराना है, मार्च के साल में 7 साल हो जाएंगे इस संकट को, इसलिए कई बार इसको विस्मृत युद्ध भी कहा जाता है। विस्मृत किसके द्वारा? दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा एक प्रकार से विस्मृत छोड़ दिया गया है इस संकट को अपने हाल पर। तो उन घटनाओं का जिक्र है। उसके बाद बताया गया है इन घटनाओं का इतिहास क्या है। इतिहास में यमन के इतिहास पर भी एक नज़र डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अलग अलग कौन सी पार्टीज़ हैं जो इस संकट से जुड़ी हुई हैं और उनके क्या क्या इसमें स्वार्थ हैं। और फिर हम आएंगे हाउथी रिबेल्स, जो हाउथी विद्रोही हैं, कि उनका प्लान क्या है अभी इस संकट में। ये संपादकीय उस बारे में क्या कहता है और वो प्लान किस प्रकार से जो अलग अलग प्लेयर्स जिनका हम जिक्र करेंगे उनको कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इस संपादकीय के माध्यम से हम इस पूरे संकट का अतीत, वर्तमान और भविष्य जांचने की कोशिश करेंगे। अब हम बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। ये मैप उससे पहले आप देख सकते हैं। ये है यमन, जहां पर ये संकट आया हुआ है। ध्यान से देखिए, जो प्लेयर्स, खिलाड़ी इस खेल में शामिल हैं वो हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये 2 प्लेयर्स सीधे इन्वॉल्व हैं। तीसरा प्लेयर जो है वो है ईरान, जो माना जाता है कि हाउथी रिबेल्स, जो हाउथी विद्रोही हैं, उनका समर्थक है। तो ये एक बार मैप देखकर, ये देखकर कि यहाँ पे लाल सागर है, यमन जो है वो यहाँ एक जगह है जिसको हम बब अल मंदेब कहते हैं, जो कि सी रूट्स जो है एशिया से, यहाँ से जब जहाज़ गुजरते हैं, अफ्रीका तक पहुँचना चाहते हैं या फिर आगे यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। इसलिए यमन बहुत महत्वपूर्ण देश बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी, और इसलिए भी ये सब खिलाड़ी इस खेल में शामिल हैं। शुरू करते हैं। तो अहमद साहब क्या कह रहे हैं कि नया साल शुरू हुआ, हमने कई घटनाएं देखी। संयुक्त अरब अमीरात के एक जहाज़ पर हाउथी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। ये जहाज़ लाल सागर में चल रहा था। उस जहाज़ पर जो क्रू था, जो लोग थे, उसमें कई भारतीय भी थे, इसलिए भी भारत के लिए ये चर्चा का विषय रहा। उसके बाद सऊदी अरब ने जवाब दिया हाउथी विद्रोहियों के इस काम का, इस कृत्य का। उन्होंने सना एयरपोर्ट पर बहुत बमबारी की। इसके बाद भी हाउथी विद्रोही जो हैं, उन्होंने उस जहाज़ को छोड़ने से इनकार कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि उस जहाज़ को छोड़ देना चाहिए। हाउथी रिबेल्स ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस तब कहा था जब हमारे खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उन्होंने इस जहाज़ को अभी छोड़ने से मना कर दिया है। इसके अलावा ये जो हालिया 2 साल से बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ है लड़ाई का, ये पहुंच चुका है मरीब राज्य में, मरीब प्रोविंस में, जो कि यमन का सबसे ऊर्जा रिच क्षेत्र माना जाता है। देखेंगे कितनी ऊर्जा जो है, कितना तेल का भंडार, गैसों का भंडार यमन का इस क्षेत्र में पड़ता है। माना जाता है 80 से 90% तक भंडार इसी क्षेत्र में है। लड़ाई इस क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। तो आगे हम जानेंगे कि इसके भी क्या निहितार्थ हैं। हाउती जो विद्रोही हैं वो मरीब के जो राजधानी है वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी संयुक्त अरब अमीरात ने भी एक ब्रिगेड, जिसको जायंट्स ब्रिगेड कहा जा रहा है, उसको मदद पहुंचाई है और वो भी ताकतवर होके इस लड़ाई में इस कैपिटल की ओर, इस प्रोविंस की ओर बढ़ रहा है। इस मार्च में इस युद्ध के 7 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान 3.5 लाख से ज़्यादा यमन के लोग मारे जा चुके हैं। उनमें से 60% लोग युद्ध से सीधे तौर पे नहीं मारे गए, बल्कि मारे गए भूखमरी से, तमाम बीमारियों से जो साफ पानी की अनुपस्थिति और भोजन की अनुपस्थिति से हुई। और यमन की 75% जनसंख्या, यमन जो कि ऊर्जा रिसोर्सेज में बहुत रिच है, अमीर देश होना चाहिए था,
वहाँ की 75% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। ये सब बातें हमने जान ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि एक अरब स्प्रिंग हुई थी 2012 में। उसको कहा गया अरब स्प्रिंग, यानी अरब एरिया के कई राज्यों में ट्यूनीशिया से शुरू होते हुए विद्रोह शुरू हुए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और कई राज्यों में एक प्रकार से सरकारों में बदलाव आया। उसी प्रकार का एक बदलाव यमन में भी आया जब यहाँ के 1978 से शासक रहे सालेह साहब को उनकी गद्दी से उतार दिया गया। उतार तो दिया गया, लेकिन उनसे उनकी संपत्ति नहीं छीनी गई जो उन्होंने इतने सालों में जमा की अपने पास, और उनको अलाउ किया गया कि वो उसी देश में रहे। इससे क्या प्रॉब्लम हुई? सालेह साहब नई सरकारों के खिलाफ बने रहे, ऐसा ये संपादकीय कहता है। और उनके बाद जो हादी साहब वहाँ के राष्ट्रपति बने, उनके लिए मुश्किलें पैदा करते रहे। अब क्योंकि सना यानी यमन की राजधानी, तो सना क्षेत्र को हमें याद रखना है। सना में क्योंकि कमज़ोर सरकारें रही, तो जो हाउथी विद्रोही थे, अब यहाँ हम जान लेते हैं हाउथी विद्रोही बार बार जो हम कह रहे हैं क्या है। हाउथी विद्रोही बेसिकली जायदी या शिया कम्युनिटी, हम इस्लाम में जो दो प्रमुख सेक्ट हैं सुन्नी और शिया, उनमें से शिया संप्रदाय को मानने वाले विद्रोही हैं जो बहुत लंबे समय से यमन के राजनीति में हाशिए पर रहे हैं। तो उनको मौका मिल गया, क्योंकि सना में यमन की सरकार कमज़ोर पड़ी, तो उन्हें मौका मिला कि वो दबाव बढ़ाएं सरकारों पर और सरकारों का हिस्सा बनने की कोशिश करें। उसके बाद उस मूवमेंट के, जो हाउथी विद्रोहियों का मूवमेंट था, वो मजबूत होता गया और अंसारुल्लाह के नेतृत्व में उसने 2015 में सना पर कब्ज़ा कर लिया और जो हादी साहब की सरकार थी उसको सना से जाकर सऊदी अरेबिया के रियाद में शरण लेनी पड़ी। अब ये एक प्रकार से एग्जाइल में चल रही सरकार है। उसके बाद जो सेना थी यमन की, वो भी हाउथी विद्रोहियों के साथ हो गई, उसका एक बड़ा हिस्सा हाउथी विद्रोहियों के साथ हो गया। ऐसा होते ही सऊदी अरब को संकट के आसार दिखने लगे। क्यों दिखने लगे? हम जानते हैं कि मध्य पूर्व की जो राजनीति है, मध्य पूर्व हमें इसे क्यों कहते हैं? मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इसलिए कहा जाता है कि यूरोप और अमेरिका के लिहाज से देखें तो ये हिस्सा जो है ये उनके मध्य पूर्व में पड़ता है। भारत के लिहाज से देखें तो हम इसको पश्चिमी एशिया कहते हैं। ये दोनों ही टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसको आपको इस तरह समझना है कि कारण इन दोनों टर्म्स के सेम रीजन को रेफर करने के पीछे ये है। तो बहरहाल जो मध्य पूर्व की राजनीति है उसमें सऊदी अरब जो है वो ईरान के साथ उसकी दुश्मनी जग जाहिर है। उसके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी है कि सऊदी अरब, जहाँ पे इस्लाम की दो सबसे पवित्र जगहें मक्का और मदीना है, वो खुद को सुन्नी विचारधारा से जुड़ा मानता है, जबकि ईरान जो है वो शियाओं का गढ़ माना जाता है, शियाओं की शक्ति के तौर पर देखा जाता है। ये एक कारण है कई कारणों में से कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक ओर और ईरान इस राजनीति में दूसरी ओर क्यों खड़ा रहता है। तो फिर सऊदी अरब को संकट के बादल दिखने लगे। भले ही तब तक जो जायदी थे, जिनको आज हाउथी या हाउथी विद्रोही कहा जा रहा है, उनके बहुत कम संपर्क रहे हैं ईरान के साथ, सिवाय इस बात के कि दोनों शिया हैं। तो उसके बाद सऊदी अरब ने यमन पर बम गिराने शुरू किए, बमबारी शुरू की, ताकि जो हाउथी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है वो कमज़ोर हो। 25,000 बम के हमले हुए यमन पर। उसके बदले में हाउथी के विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अलग अलग ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए, मिसाइल से हमले किए, ड्रोन से हमले किए। ऐसे 4,000 हमले किए गए। इस लड़ाई के शुरू होने के बाद सच में जो डर था सऊदी अरेबिया का वो सच होने लगा, क्योंकि हाउथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलने लग गया और हाउथी विद्रोहियों को ईरान द्वारा मिलिट्री इक्विपमेंट्स, सैन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाने लगी। अब हम आते हैं इस पूरी समस्या की भू राजनीति पर कि क्या कंपटीशन है। देखिए, अब 7 सालों में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपटीशन हो गया है। जो हमने मैप देखा था उसमें लाल सागर से लगता यमन का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है जिसको हुदैदा पोर्ट कहा जाता है। इस नाम को भी आपको याद रखना है। सना याद रहेगा, वहाँ की राजधानी है यमन की।
हुदैदा पोर्ट एक महत्वपूर्ण पोर्ट है जो लाल सागर का हिस्सा, जो हमने बताया था बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार के लिहाज से, जो एशिया का अफ्रीका से और यहाँ तक कि यूरोप से होता है, उस लिहाज से हुदैदा पोर्ट हाउथी विद्रोहियों के कब्जे में है। लेकिन जो सऊदी अरब की नेवी है, एक प्रकार से उसने उसकी ब्लॉकेडिंग कर रखी है ताकि इस कंट्रोल का भी हाउथी विद्रोही कोई फ़ायदा ना उठा सकें। वहीं जो यमन का दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात एक साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, STC आगे से हम बोलेंगे, साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल करके वहाँ पे पार्टी है, एक अलगाववादी पार्टी है। हम देखेंगे बाद में कि जो यमन है उसका जो नॉर्थन हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है और दक्षिणी हिस्सा है, वो हाल ही में 1990 में एक साथ आया। उससे पहले ये दो हिस्से अलग अलग एक प्रकार से स्वायत्त राज्यों के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इसी दक्षिणी हिस्से में जो साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल है, STC है, इसको संयुक्त अरब अमीरात का, UAE का समर्थन है और वो उसका कब्जा है इस पूरी दक्षिणी टेरिटरी पर। तो अब संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब मिलकर यमन की जो भौगोलिक राजनीति है उसमें बदलाव कर रहे हैं। कैसे? संयुक्त अरब अमीरात चाहता है कि जो बाब अल मंदेब, जिसका हमने जिक्र किया, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मात्र 30 किलोमीटर चौड़ा है अपने सबसे नैरो पॉइंट पर, अपने सबसे पतले हिस्से पर जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं। 30 किलोमीटर वाली बात क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि वो इतना नैरो है कि उसको कंट्रोल करना आसान है। और कंट्रोल करना महत्वपूर्ण क्यों है? हम 2 बार जिक्र कर चुके हैं, व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है और सुएज कैनाल से होते हुए एशिया को यूरोप से भी जोड़ता है। दुनिया के पूरे व्यापार का 10% हिस्सा इस इलाके से गुजरता है। 2050 तक इस व्यापार की कीमत जो है वो आज के $880 बिलियन से बढ़कर $4.7 ट्रिलियन हो जाने की उम्मीद है। तो इस लिहाज से ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संयुक्त अरब अमीरात इस हिस्से पर एक प्रकार से अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहा है, जताने में लगा हुआ है। तो उसकी जो दूसरी ओर है अफ्रीका का हिस्सा, वहाँ पे भी कई पोर्ट्स पर संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी ठीक ठाक पहुँच बना ली है। तो एक प्रकार से जो दोनों हिस्से हैं रेड सी के इस हिस्से को कंट्रोल करने के लिए, अफ्रीका वाला हिस्सा और एशिया वाला हिस्सा, इन दोनों साइड इधर आती हैं एरिट्रिया, पंटलैंड और सोमालीलैंड जैसे हिस्से, और दूसरी साइड हमने देख लिया यमन। तो इन दोनों के रेड सी के कंट्रोल वाले हिस्से पर संयुक्त अरब अमीरात अपनी अच्छी खासी बढ़त बना चुका है। और उसकी कोशिश क्या है कि इन पोर्ट्स, जिन पोर्ट्स पर वो कब्जा कर रहा है, जिन पोर्ट्स पर वो अपनी बढ़त बना रहा है, इसके माध्यम से वो एक बड़ी वाणिज्यिक ताकत के तौर पर उभर सके। और सबसे बड़ी इंटरेस्ट की बात यह है कि इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए UAE, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल का भी समर्थन ले रहा है। कुछ ही सालों पहले की बात है जब संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल एक दूसरे को सीधी आंखों से देखते भी नहीं थे, लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ बदलाव हुए। अब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुए कई देशों और इजराइल के बीच में अमेरिका के सहायता से। तो अब्राहम अकॉर्ड्स की मदद से इजराइल के संबंध सुधरे हैं कई देशों से, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात भी एक देश है। तो संयुक्त अरब अमीरात इन संबंधों का फ़ायदा उठाकर इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके ईरान को इस एरिया से दूर करना चाह रहा है, ताकि हाउथी विद्रोहियों को मिल रहा समर्थन दूर हो सके। तो अब देख रहे हैं इस खेल में अभी अभी इजराइल की भी एंट्री हो गई। अब आते हैं सऊदी अरब पर। तो सऊदी अरब का जो इंटरेस्ट है वो यमन के एक दूसरे हिस्से में है। वो चाहता है कि यमन का जो ओमान से लगता हिस्सा है वहाँ पर उसकी पकड़ मजबूत रहे। वो उसका पुराना विचार है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादकों में से है आज के विश्व में, और उसकी कोशिश है कि वो एक तेल की पाइपलाइन अपने पूर्वी प्रांत से निकाल सके और उसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ना गुजरना पड़े तेल सप्लाई करने के लिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हम मैप में नहीं दिखा पा रहे, बट आप जानते होंगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए,
जो ईरान के बहुत नज़दीक पड़ता है, पर्शियन गल्फ के बहुत नज़दीक पड़ता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ से वो पाइपलाइन गुजारना चाहता है, जिसके लिए यमन के एक हिस्से पर वो अपनी बढ़त बढ़ाना चाहता है। और इस कोशिश में तो वो 1980 से लगा हुआ था, लेकिन हाल में यमन में जो संकट आया है उसने उसको वो फ़ायदा पहुंचाया है कि वो अपनी अब सैन्य ताकतें भी इस एरिया में ला सके और मिलिट्री प्रेजेंस द्वारा अपने जो बिजनेस आइडिया है कि वो एक तेल की पाइपलाइन बिना ईरान के फायरिंग रेंज में आए यहाँ से गुजार सके, जिससे कि वो एशिया और दूसरे इलाकों को तेल सप्लाई कर पाएगा। तो ये हमने देख लिया सऊदी अरब का भी जो इंटरेस्ट है इस हिस्से में। अब लड़ाई आ चुकी है मरीब प्रोविंस तक। हम जानते हैं कि ये यमन है, यमन के एक हिस्से का नाम है मरीब। मरीब जो है वो हमने बताया कि दो हिस्से हैं, एक उत्तरी हिस्सा है यमन का और एक दक्षिणी हिस्सा है। उत्तरी हिस्से का एक महत्वपूर्ण पार्ट है मरीब, और कहा जा रहा है कि यहीं से तय हो जाएगा कि ये 7 सालों से चला आ रहा लंबा युद्ध किसके तरफ झुकेगा। क्योंकि जो अब हिस्सा है मरीब नाम का जो प्रांत है, इसके पास देश के तेल और गैस के 90% भंडार बताए जाते हैं। और हमने बात की कि संयुक्त अरब अमीरात की सपोर्ट से जायंट ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो कहा जा रहा है कि युद्ध अब और कठोर होगा, 20 लाख लोग इस हिस्से में रहते हैं और हमें नागरिक हत्याएं या मौतें देखने को मिलेंगी। और हाल ही में हाउथी रेबल्स ने जो आबू धाबी के ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया, जिसकी चर्चा हमने सुनी कि उसमें 2 भारतीय एक पाकिस्तानी मारे गए उस हमले में, वो हमला इसीलिए है ताकि संयुक्त अरब अमीरात अपने सपोर्ट से पीछे हटे जो वो इस रीजन में देता रहा है। उनके खिलाफ वाली फोर्सेस को जो सपोर्ट देता रहा है उससे सऊदी अरब अमीरात अब पीछे हटे। हाउथी विद्रोहियों का क्या कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात जो लाल सागर है और अरब सागर के जो तेल के रास्ते हैं उन पर कब्जा इसलिए करना चाहता है ताकि अमेरिका और इंग्लैंड के जो इंटरेस्ट है, अमेरिका और इंग्लैंड के क्या इंटरेस्ट है, हाउथी विद्रोहियों का कहना है कि सऊदी अरब अमीरात जो है वो एक प्रकार से इनका पिछलग्गू देश है। तो ये देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर तेल पर अपना अपरोक्ष कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। तो हाउथी विद्रोह उसके खिलाफ एक आंदोलन है, ऐसा हाउथी विद्रोहियों का कहना है। और उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन में वो और हमले करेंगे अबू धाबी पर। अब हम आते हैं कि हाउथी क्या चाह रहे हैं। बेसिकली हाउथी विद्रोही इस हिस्से पर, मरीब के हिस्से पर कब्जा कर कर अपने लिए फिनेंशियल रिसोर्सेज का जुगाड़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि युद्ध के लिए पैसे चाहिए होते हैं। 90% तेल और गैस संसाधनों पर अगर उनका कब्जा हो जाता है तो वो इस युद्ध को और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। उनकी कोशिश है, हमने चर्चा की कि 1990 में यमन के एकीकरण से पहले जो उत्तरी यमन था और जो दक्षिणी यमन था, इसके एकीकरण से पहले जो 1990 में हुआ, उत्तरी यमन एक प्रकार से एक स्वायत्त राज्य था और उत्तरी यमन में इन्हीं जायदी या हाउथी विद्रोहियों का एक प्रकार से कब्जा था और बहुत लंबे समय से ये कब्जा रहा था। सदियों पुराना ये कब्जा था, जब तक कि 1962 में जो यमन में विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, ये कब्जा समाप्त हो गया और वहाँ पर एक प्रकार से लोकतंत्र लाने की कोशिश हुई थी 1962 में। तो उससे पहले की स्थिति को बहाल करना चाहते हैं ये हाउथी विद्रोही। वो चाहते हैं कि वो उत्तर में खुद को कंसोलिडेट कर लें, स्थिर कर लें, एक अर्थव्यवस्था बना सकें, क्योंकि उनके पास इस 90% तेल पर कब्जा हो जाएगा और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन की डिमांड करें, मानवाधिकार के आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों से असिस्टेंस या मदद की गुहार करें। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लग रहा है कि अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जिनके अभी तक के इंटरेस्ट साझा दिख रहे थे, दोनों ही हाउथी विद्रोहियों को बाहर करना चाहते थे, उनके खिलाफ थे, अब उनके इंटरेस्ट अलग अलग दिशाओं में जाते दिख रहे हैं। कैसे कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसको यमन के 2 हिस्सों में टूट जाने से, यानी उत्तरी और दक्षिण में टूट जाने से तब तक कोई समस्या नहीं है, जब तक कि दक्षिणी पोर्ट्स पर उसका दबदबा बना रहे। और दक्षिणी पोर्ट्स पर उसका दबदबा कैसे बना रहेगा, हमने बात की थी सदर्न ट्रांजिशनरी काउंसिल
STC की, जो दक्षिण में एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली पार्टी है। तो उसके माध्यम से UAE कोई दिक्कत नहीं है कि ये टूट जाए। दक्षिण में जब तक हम महत्वपूर्ण बने रहे हैं, हमारा तेल रूट्स को जो कंट्रोल करने का आइडिया है वो बना रहेगा, वाणिज्यिक शक्ति के तौर पे उभरने का जो आइडिया है वो बना रहेगा। लेकिन जो अगर हाउथी विद्रोहियों का जो उत्तर में दखल है, जिससे संयुक्त अरब अमीरात को हो सकता है कोई समस्या ना हो, लेकिन सऊदी अरब को इससे समस्या होने वाली है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब इस बात से भी चिंतित है कि हाउथी विद्रोहियों के एक जनरल ने कहा है कि हाउथी विद्रोही यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि वो सऊदी अरब के उन हिस्सों को भी आज़ाद कराना चाहेंगे जो कभी यमन का हिस्सा रहे थे और आज के समय में सऊदी अरब का हिस्सा है। तो ऐसे में लगता है कि लड़ाई जारी रहेगी, बल्कि और गंभीर हो जाएगी जब अभी तक तो दो पार्टी दिख रही थी, एक और ईरान दिख रहा था, एक और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दिख रहा था। लेकिन ये पूरी लड़ाई त्रिपक्षीय हो जाएगी जब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में लगता है कि ये लड़ाई और लंबी चलेगी, और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने इस लड़ाई को रोकने में वो सीरियसनेस नहीं दिखाई है जिसकी उससे उम्मीद थी, तो ये विस्मृत युद्ध जो है वो जारी रहेगा। तो आज के संपादकीय के माध्यम से हमने यमन के संकट के इतिहास को समझने की थोड़ी कोशिश की। यमन, जिसको कि 1962 में जिसने एक क्रांति देखी, जिससे वहाँ पे एक प्रकार की राजशाही का अंत हुआ। उत्तरी और दक्षिण जो यमन है वो अंततः 1990 में आके साथ जुड़ गए। वहाँ पर किस प्रकार से जो शिया हाउथी विद्रोही हैं उन्होंने खुद को हाशिए पर जाते देखा और उनका विद्रोह फिर शुरू हुआ। खास तौर पे अरब क्रांति जो 2012 में शुरू हुई, अरब स्प्रिंग जिसको कहा जाता है, उसकी शुरुआत जब से 2012 में हुई, उनको मौका मिला, वो उत्तरी यमन में खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब चाहते हैं कि यमन का ये महत्वपूर्ण देश जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है, वहाँ पर उनकी बढ़त बने, इसकी उन्होंने कोशिश की है। अमेरिका और इंग्लैंड चाहते हैं कि जो तेल की सुरक्षा है, उनकी अपनी ऊर्जा सुरक्षा है, उसके मद्देनज़र जो उनके मित्र राष्ट्र हैं यानी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, उनकी बढ़त बने, इसको उनका भी एक प्रकार से अपरोक्ष समर्थन है। ईरान चाहता है, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड भी एक प्रकार से उसके दुश्मन है और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी उसके दुश्मन है, इसलिए ईरान चाहता है कि हाउथी विद्रोही सफल हो। इसका एक हिस्सा ये भी है कि ईरान इस पूरे मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया के रीजन में शियाओं के एक और शक्ति केंद्र को उभरते हुए देखना चाहता है। अभी वो इकलौता शिया शक्ति केंद्र है। तो ये पूरी पिक्चर का सिनॉप्सिस था यमन संकट का। मिलते हैं कल एक और नए महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।